नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश कुमार, सहायक प्रोफेसर हिंदी विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय रोहतक। अपने इस व्याख्यान में हम जयशंकर प्रसाद कृत नाटक ध्रुव स्वामिनी के विषय में अध्ययन करेंगे। उसका सामान्य परिचय हम प्राप्त करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा जयशंकर प्रसाद जी के विषय में भी जान लेते हैं। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 में काशी में हुआ था। सुंगनी साहू परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता देवी प्रसाद राय, जो काशी के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। प्रसाद जी ने हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू आदि अनेक भाषाओं का, भारतीय संस्कृति का और वेद शास्त्रों का अध्ययन अपने घर पर ही अपनी मेहनत से गहन अध्ययन किया था। प्रसाद जी की मृत्यु 1937 में हुई। प्रसाद जी जितने महान कवि हैं उतने ही महान नाटककार भी हैं। छायावाद के प्रसिद्ध जो 4 स्तंभ हैं उनमें जयशंकर प्रसाद का प्रमुख स्थान है। 4 स्तंभों में से एक स्तंभ ये छायावाद के माने जाते हैं। ये उतने ही सशक्त, जितने सशक्त कवि हैं उतने ही सशक्त ये नाटककार भी हैं। इनके नाम पर नाटक का जब हम अध्ययन करते हैं, नाटकों का अध्ययन, तो एक युग का अध्ययन को हम जयशंकर प्रसाद युग ही कहते हैं नाटकों के अध्ययन में। तो इतने महान ये नाटककार हुए हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के पश्चात यदि किसी महान नाटककार का नाम आता है तो वे जयशंकर प्रसाद ही हैं। प्रसाद जी के प्रमुख नाटकोों के विषय में हम जान लेते हैं। तो इनके प्रसिद्ध नाटक हैं सज्जन, कामना, कल्याणी परिणय, जन्मेजय का नागयज्ञ, प्रायश्चित, स्कंदगुप्त, करुणालय, एक घूंट, विशाख, चंद्रगुप्त, आजाद शत्रु और ध्रुव स्वामिनी। प्रसाद जी ने अपने नाटकों का कथानक मुख्य रूप से इतिहास से लिया है और भारतीय इतिहास के उज्ज्वल पक्ष से लिया है। जब भारतीय जो साम्राज्य था, भारत जो राष्ट्र था, वो अपने पूर्ण वैभव और उन्नति पर था। ये मुख्य काल है मौर्य काल और गुप्त काल। तो मौर्य काल और गुप्त काल से ही प्रसाद जी ने अधिकतर अपने नाटकों के कथानक लिए हैं और इनका उद्देश्य इसके पीछे यही है कि हम अपने अतीत की इन गौरवमय घटनाओं के दिग्दर्शन द्वारा हम अपनी वर्तमान स्थिति को सुधार सकें। क्योंकि प्रसाद जी का जो लेखन समय वह प्राधीनता का काल है, तो उस समय ये भारतीयों को उनके प्राचीन गौरवमय अतीत से परिचित करवाकर और उनमें एक राष्ट्रीयता और एक देशभक्ति की भावना जगाना चाहते थे। तो इसलिए इन्होंने अपने नाटकों का जो कथानक है, जो कथा वस्तु है, जो आधार है, वो इतिहास से लिया है और उसमें अपनी कल्पना के उचित समन्वय द्वारा एक रोचक और उद्देश्यपूर्ण कथानक इन्होंने तैयार किया है। ध्रुव स्वामिनी प्रसाद जी का अंतिम नाटक है। 1933 में इसकी रचना हुई थी। ध्रुव स्वामिनी से पहले के जो नाटक हैं प्रसाद के, उन पर थोड़ा सा आक्षेप लगाया जाता है कि अन्य अनेक दृष्टियों से बहुत अधिक सफल होते हुए भी प्रसाद के नाटक रंगमंच की दृष्टि से सफल नहीं हैं। उनमें लंबे लंबे स्वागत कथन हैं, जटिल कथानक हैं, अनेक घटनाओं की भरमार है, अनेक उनमें पात्र भरे पड़े हैं। इसलिए वे रंगमंच पर अभिनीत होने में काफ़ी उनमें कठिनाई आती है। लेकिन ध्रुव स्वामिनी तक आते आते प्रसाद जी का दृष्टिकोण शायद बदल गया था और उन्होंने ध्रुव स्वामिनी की रचना पूर्णतः रंगमंच को ध्यान में रखकर की। तो रंगमंच की दृष्टि से भी ध्रुव स्वामिनी एक सफल नाटक है। हम ध्रुव स्वामिनी की कथा वस्तु और इसकी समीक्षा करने से पहले इसके पात्रों के बारे में जान लेते हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ध्रुव स्वामिनी के प्रमुख पात्र हैं स्वयं ध्रुव स्वामिनी, जिसके नाम पर नाटक का नामकरण किया गया है, चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी, मंदाकिनी, शकराज, कौमा, मिहिरदेव, पुरोहित, खिंगिल, खड़गधारिणी, बोना, हिजड़ा, कुबड़ा, प्रतिहारी, सामंत, कुमार आदि। ये कुछ पात्र हैं। इनमें से कुछ पात्र ऐतिहासिक हैं, कुछ पात्र प्रसाद जी ने अपनी कल्पना के द्वारा सर्जित किए हैं। तो दोनों प्रकार के पात्रों से इस कथानक को तैयार किया गया है। तो इसमें हम देखते हैं कि ध्रुव स्वामिनी है, चंद्रगुप्त है, रामगुप्त है, शकराज है। ये कुछ ऐतिहासिक पात्र हैं। इतिहास में इनका उल्लेख मिलता है। ये गुप्त काल का वह समय है जब रामगुप्त कुछ समय के लिए शासक बना था। रामगुप्त और चंद्रगुप्त, जब हम इस नाटक की समीक्षा करते हैं तो हम देखते हैं कि रामगुप्त और चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त के 2 पुत्र थे। समुद्रगुप्त जिन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है, महान गुप्त सम्राट हुए हैं। वे बहुत बड़े योद्धा थे, वे बहुत वीर थे। इनकी वीरता के कारण ही उन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। उनके दो पुत्र थे, बड़ा रामगुप्त और छोटा चंद्रगुप्त।
रामगुप्त क्योंकि कायर था, मध्यस्थ था, विलासी था, डरपोक था, तो इसलिए समुद्रगुप्त ने अपने जीवन काल में ही चंद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। इसके अतिरिक्त उन्होंने एक युद्ध में ध्रुव स्वामिनी, जिसे ध्रुव देवी भी कहा गया है, उसके पिता को हराया था। तो ध्रुव स्वामिनी के पिता ने उपहार स्वरूप अपनी कन्या का दान यानी अपनी कन्या का विवाह गुप्त कुल में करने का प्रस्ताव किया था, और उस गुप्त कुल के उस युवक या उस युवराज के साथ जो राज्य का उत्तराधिकारी बने। तो समुद्रगुप्त ने चंद्रगुप्त को उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। तो इस प्रकार इस नियम, इस कायदे के अनुसार ध्रुव स्वामिनी का विवाह चंद्रगुप्त से होना था। लेकिन समुद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात रामगुप्त छल पूर्वक शासक बन बैठा। इसमें उसका मंत्री शिखर स्वामी है, उसने उसकी सहायता की, और चंद्रगुप्त ने यही सोचकर कि ये मेरा बड़ा भाई है, यदि मैं इसका विद्रोह करूंगा, इससे के विरुद्ध जाऊंगा तो साम्राज्य में लड़ाई झगड़ा होगा, कलेश होगा, कलह होगी। इन सब से बचने के लिए उसने सब कुछ सहन कर लिया और अपना पिता का दिया हुआ राज्य और ध्रुव स्वामी तक को भी उसने रामगुप्त को सौंप दिया। ये इस नाटक के कथानक से पहले की एक भूमिका है, जिस पृष्ठभूमि पर ये नाटक रचा गया है। इसके बाद जब नाटक शुरू होता है, 3 अंकों में ये नाटक विभक्त है। तो नाटक में मुख्य रूप से शकों के साथ गुप्तों का संघर्ष दिखाया गया है। गुप्तों में भी रामगुप्त उस समय शासक है। रामगुप्त का समय 4 साल का समय था। बीच में चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त के बीच का समय, उस समय ये कुछ समय के लिए शासक रहा था, ऐसा इतिहास में उल्लेख मिलता है। तो रामगुप्त के समय में शकों ने इस पर गुप्त साम्राज्य पर चढ़ाई कर दी थी, इनके साथ युद्ध करना शुरू कर दिया था। तो जब नाटक शुरू होता है तो युद्ध क्षेत्र का ये एक शिविर दिखाया जाता है। शिविर में ही, शिविर के विभिन्न कक्षों में ही, कहीं शक शिविर है, कहीं गुप्त शिविर है, उसी में ये सारी कथा वस्तु चलती है। बहुत छोटी कथा वस्तु है, एक दिन रात के समय में पूरे हो जाने वाली सारी घटनाएं हैं। तो इसमें देखते हैं कि कथानक के शुरू में ही ध्रुव स्वामिनी को पर्दे पर दिखाया जाता है। वो मंच पर आती है और उसकी वार्तालाप से, उसके क्रियाकलापों से पता चलता है कि वह एक प्रकार से नज़रबंद है और रामगुप्त उस पर नज़र रखता है, उसकी जासूसी कराता है। उसके मन में ये संदेह है कि ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त से प्रेम करती है और दोनों मिलकर न जाने उसके विरुद्ध क्या षड्यंत्र रच देंगे ना। उधर एक दूत आता है, सकराज का दूत आता है, सकराज का संधि प्रस्ताव लेकर रामगुप्त के दरबार में, रामगुप्त के पास। और उस संधि प्रस्ताव में ये उल्लेख है कि यदि रामगुप्त अन्य सामंत स्त्रियों के साथ ध्रुव स्वामिनी को सकराज की सेवा में भेज दे तो वह युद्ध नहीं करेगा और रामगुप्त इस प्रकार युद्ध से बच जाएगा, अन्यथा रामगुप्त को युद्ध करना पड़ेगा। रामगुप्त क्योंकि कायर है, युद्ध से डरता है, डरपोक है, विलासी है, शराब के नशे में धुत रहने वाला है, इसलिए वह इस लज्जाजनक प्रस्ताव को मानने में भी नहीं सकुचाता। वह ध्रुव स्वामिनी को सकल शिविर में भेजने के लिए तैयार हो जाता है। परंतु जब ध्रुव स्वामिनी को इस बात का पता चलता है, वह बड़ी क्रोधित होती है। अपनी आत्म सम्मान की रक्षा के लिए वह आत्महत्या तक करने के लिए तैयार हो जाती है। तो जब चंद्रगुप्त को इस बात का पता चलता है, चंद्रगुप्त उसे रोकता है आत्महत्या करने से, और चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी दोनों मिलकर योजना बनाते हैं कि चंद्रगुप्त ध्रुव स्वामिनी के वेश में शक शिविर में जाएगा और सकराज के साथ युद्ध करेगा। लेकिन ध्रुव स्वामिनी कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तो दोनों ही जाते हैं। इसमें राजा रामगुप्त भी उन्हें भेज ही देता है जबरदस्ती, बल्कि कि नहीं, तुम्हें दोनों को ही जाना होगा। वह सोचता है कि इस प्रकार दोनों से ही मेरा पीछा छूट जाएगा, सकराज दोनों को मार देगा और मैं इस प्रकार निर्द्वंद हो जाऊंगा। तो चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी दोनों स्त्री वेश में जाते हैं शक शिविर में, सकराज के पास। उधर सकराज की एक प्रेमिका है, कौमा है, जो सकराज से प्रेम करती है। लेकिन सकराज क्योंकि वो नई रानी के से यानी ध्रुव स्वामिनी से मिलना चाहता है, तो वो कौमा के प्रति भी उदासीनता दर्शाता है। कौमा के प्रतिपालक पिता मिहिरदेव, जो उसके गुरु भी हैं, उनको भी वो एक प्रकार से तिरस्कृत और अपमानित सा कर देता है। लेकिन मिहिरदेव कहते हैं कि इस दुर्ग पर कोई ना कोई विपत्ति आने वाली है। एक विशाल का एक धूमकेतु दिखाई दे रहा है। धूमकेतु जब दिखाई देते हैं, कोई विपत्ति आती है, तो सकराज थोड़ा सा डर भी जाता है, लेकिन फिर भी वह ध्रुव स्वामिनी से मिलने को तैयार हो जाता है। ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त दोनों एक साथ उसके शिविर में जाते हैं। दोनों अपने आप को ध्रुव स्वामिनी बताते हैं और इस प्रकार वो बातों बातों में ही चंद्रगुप्त है वो सकराज को युद्ध के लिए ललकारता है और उस द्वंद्व युद्ध में सकराज मारा जाता है। वहाँ सकराज की सभी शक्तियों का की स्वामिनी फिर ध्रुव स्वामिनी बन जाती है।
उस शिविर पर इनका अधिकार हो जाता है, चंद्रगुप्त उसके साथियों का और दुर्वासामिनी का। फिर इस विजय का समाचार सुनकर रामगुप्त भी वहाँ पहुँच जाता है। रामगुप्त वहाँ निरीह शक सैनिकों को मरवा डालता है, मारकाट मचा देता है। यानी कि इतना ही वो निर्दय था, जितना अधिक निर्लज और मद्यप था उसी प्रकार वो निर्दय भी था। तो निरीह और बेबस जो हारे हुए सैनिक थे उन्हें भी वो मरवा डालता है, कोमा और उसके पिता को भी वो मरवा डालता है। तो बड़ी इससे उसकी नृशंसता झलकती है। इसके बाद वह चंद्रगुप्त को भी बंदी बना लेता है और ध्रुवस्वामिनी को भी बंदी बनाना चाहता है, लेकिन फिर ध्रुवस्वामिनी की प्रेरणा से चंद्रगुप्त अपने अधिकारों को पाने के लिए उद्यत हो जाता है और चंद्रगुप्त का एक सैनिक साथी रामगुप्त का अंत में वध कर देता है। इससे पूर्व पुरोहित ये विधान भी सुना देता है कि क्योंकि ये जो रामगुप्त है इसने अपनी पत्नी दुर्वासामिनी का एक प्रकार से त्याग कर दिया था, इस शत्रु के शिविर में भेजने के लिए तैयार हो गया था, तो इसलिए दुर्वासामिनी पर इसका कोई अधिकार नहीं। शास्त्र है वो दुर्वासामिनी से रामगुप्त के मोक्ष की आज्ञा देता है। तो इस प्रकार से यहाँ जयशंकर प्रसाद एक प्रकार से ऐसे पति से जो बिल्कुल निकृष्ट है, कलियुग है, जो नीच आचरण वाला है, उससे स्त्री की मोक्ष या तलाक का भी रास्ता दुर्वासामिनी की नाटक के माध्यम से जयशंकर प्रसाद यहाँ सुझाते हैं। तो इस प्रकार अंत में रामगुप्त मारा जाता है और चंद्रगुप्त और दुर्वासामिनी की जय जयकार के साथ ये नाटक समाप्त होता है। तो ये सारा नाटक है। नाटक का कथानक बड़ा ही सुसंगठित है, केवल 3 अंकों में है। तीनों ही अंकों का मंचन एक सीमित स्थान और सीमित समय में हो सकता है। सीमित संख्या में यहाँ पात्र हैं। पात्रों द्वारा बोले गए संवाद भी छोटे हैं, सरल हैं और बिल्कुल कथा को आगे बढ़ाने वाले हैं। इसके अतिरिक्त प्रसाद जी क्योंकि कवि हृदय है तो उनकी भाषा में तत्सम प्रधानता है, संस्कृत निष्ठ पदावली है और कहीं कहीं संवादों को सुनकर उसमें काव्यताओं का रस हमें मिलता है। इसके साथ साथ इसमें 3-4 गीतों की भी सृष्टि की गई है। 3-4 गीत भी है इस नाटक में जो प्रसाद की काव्य हृदय के कारण वो स्वाभाविक रूप से उन्होंने इसमें डाल दिए हैं। तो इस प्रकार ये एक रोचक और उद्देश्य प्रधान एक नाट्य रचना ध्रुवस्वामिनी है। धन्यवाद।